हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, लाइफ में कुछ ऐसे मौके आते हैं जब आपके पर्सनल लेवल के ऊपर जो कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। एंड पिछले दिनों के अंदर ओल्ड राजेंद्र नगर के अंदर जो राउस आईएएस स्टडी सर्कल है, वहाँ पर कुछ बच्चों का इस तरह पे पानी में फंस जाना एंड फिर उनकी जो डेथ हमें देखने को मिली है, इससे जितने भी आईएएस एस्पिरेंट्स थे सारे के सारे बहुत ही शोक के अंदर हैं। प्लस दोस्तों, अगर मैं बात करूं इस हादसे की, तो आप जानते होंगे कि कुछ बच्चे यहाँ पे लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे। अचानक से जो बहुत ज़्यादा बारिश हुई, उसकी वजह से बहुत सारा पानी अचानक से बेसमेंट में आया, जिसकी वजह से बच्चे बाहर नहीं निकल पाए। एंड अपने आप में ये काफ़ी कंसर्निंग मुद्दा बन भी जाता है। देखो, अक्सर ऐसे कुछ घटनाएं हो जाती हैं, बट ये वाली जो घटना थी वो पर्सनल लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा एक लॉस वाली घटना है। एंड एट द सेम टाइम इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जब भी हमारे जो भी पेरेंट्स हैं, जो भी बच्चों के सपने होते हैं, बहुत सारे बच्चे सपने लेकर ओआरएन आते हैं, अपने पेरेंट्स के सपने भी उसमें इंक्लूडेड होते हैं। पर जब ऐसी कोई घटना हो जाती है तो उनके पेरेंट्स का क्या हाल होता है, ये तो बस इमेजिन ही एक इंसान कर सकता है, राइट? अब देखो, ऐसे टाइम्स के ऊपर इट इज़ इम्पोर्टेंट कि जो बच्चों का नुकसान हुआ है, जो पेरेंट्स का नुकसान हुआ है, ऐसी कई घटनाओं के ऊपर ठीक है, कुछ दिन तो काफ़ी सारी अथॉरिटीज़ अनाउंसमेंट करती हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, बट एट द सेम टाइम कुछ दिनों के बाद सब बिल्कुल वैसा ही हो जाता है कि जैसा नॉर्मली पहले चल रहा था। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि जो भी पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने बच्चा खोया है, मतलब उनकी जो कीमत है उनकी जान की, वो इतनी कम तो नहीं हो सकती जिस तरह से बताया जा रहा है, राइट? तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि ये सब चीज़ें सुधरें, फ्यूचर के अंदर ऐसी कोई घटनाएँ ना हो। एंड एट द सेम टाइम बच्चों को भी इसके साथ, बच्चे जुड़े हैं, डेफिनेटली आपको अपने जो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ जुड़कर इसके ऊपर काम करना चाहिए। हमारी पूरी टीम भी यहाँ पर आपके साथ है। काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे भी पूछा कि सर आप क्यों नहीं जा रहे? नहीं, देखो दोस्तों, कल हम शाम को हमारी पूरी टीम वहाँ पर थी। प्लस एट द सेम टाइम मैं बहुत सारे बच्चों से पर्सनली भी कनेक्टेड था, मैं भी बहुत बच्चों से मिला। एंड जो भी बच्चों के साथ थोड़ी ये जो इश्यूज़ आए हैं, उनको हम डेफिनेटली फ्यूचर में भी सॉल्व करने की और भी कोशिश करते रहेंगे अपनी तरफ से जितना हो पाएगा। उसी तरह से दोस्तों, आप जानते होंगे कि ओलंपिक्स भी चल रहे हैं, राइट? एंड जो पहला हमारा जो मेडल है हमें देखने को मिला है मनु भाकर जी के द्वारा। तो पहला हिस्टोरिक ब्रोंज मेडल की वजह से हमारा इंडिया का यहाँ पे जो टैली है वो ओपन अप हुई है, जिन्होंने यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि शूटिंग के अंदर ये गोल्ड, सॉरी, आपका जो ब्रोंज मेडल था वो जीता है। दोस्तों, डेट है आज की 29 जुलाई 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। पहला जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा आपका प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में। दरअसल में एक प्राइवेट मेंबर बिल यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा के एक एमपी के द्वारा। दरअसल में एक्चुअल में होता क्या है ना, मैं आपको पहले ना दो, यहीं से आपको मैं सारा चीजें समझा दूंगा। एक होता है प्राइवेट मेंबर बिल, एक होता है आपका पब्लिक बिल। अगर तो मान लो सरकार का कोई मिनिस्टर यहाँ पे बिल लेकर आता है तो उसको हम पब्लिक बिल बोलते हैं। मिनिस्टर के अलावा कोई भी और मेंबर यहाँ पे पार्लियामेंट का बिल लेकर आए, उसको यहाँ पे हम बोलते हैं प्राइवेट मेंबर। अब ध्यान में रखना, ऐसा भी हो सकता है कि जो मेंबर वो हो सकता है ओपोजिशन से बिलोंग करे, या इवन आपकी रूलिंग पार्टी का भी हो सकता है। समझ रहे हो? जैसे मान लो कि अभी एनडीए की सरकार है, ठीक है ना, पर सारे लोग तो मिनिस्टर्स नहीं है ना, नहीं है ना, तो जो भी आपके, मान लो कोई बीजेपी का एमपी ही है, और अगर वो मिनिस्टर नहीं है, अगर वो कोई अपना बिल लेकर आए, तो दैट विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज प्राइवेट मेंबर बिल। तो एनी वन अदर देन द मिनिस्टर जो यहाँ पर इस तरह बिल लेकर आ रहा है, उसको हम प्राइवेट मेंबर बिल बोल देते हैं। ये दोनों हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, जस्ट लाइक आपका पब्लिक बिल। अब देखो, जो पब्लिक बिल होता है उसके पास होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसका कारण यही है कि आप समझो ना, क्योंकि सरकार है, तो लोकसभा के अंदर तो स्पेशली उनकी मेजोरिटी है ही है, तो वहां पर तो नंबर्स के माध्यम से पास हो जाना चाहिए, राइट? और राज्यसभा में भी कुछ ना कुछ करके, मतलब अगर उनके नंबर्स होंगे तो डेफिनेटली वो चीज हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं बात करता हूँ ना यहाँ पर प्राइवेट मेंबर बिल की, तो इसके पास होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसका कारण यही है कि देखो, ऑपोजिशन ने या तो लाया होगा, और अगर रूलिंग पार्टी का कोई एमपी लाता तो वो आपकी सरकार के माध्यम से ले आता। तो नॉर्मली रूलिंग पार्टी के एमपी तो बहुत ही कम लेकर आते हैं। तो इस वजह से अगर ऑपोजिशन लेकर आ रही है इस चीज को, तो बहुत ही कम चांस होंगे उसके पास होने के। अगर मान लो बिल रिजेक्ट हो गया, तो प्राइवेट मेंबर बिल रिजेक्ट हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो सरकार की पोजीशन पे क्यों ही इफेक्ट होगा। पर अगर मान लो पब्लिक बिल रिजेक्ट होता है ना, इसका मतलब ये है कि भाई लोकसभा के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना? एंड हो सकता है फ्यूचर में फिर सरकार गिर भी सकती है ना? यहाँ मे लिखा है, ऐसा नहीं है कि रेजिग्नेशन हो ही जाएगा, वो आपके नो कॉन्फिडेंस मोशन वो एक अलग चीज होती है। यहाँ पर बिल की सिंपली बात हो रही है। एट द सेम टाइम, इंट्रोडक्शन के लिए जो नोटिस पीरियड होता है, तो पब्लिक बिल के लिए 7 दिनों का होता है, पर आपके प्राइवेट मेंबर बिल के लिए 1 महीने का नोटिस हमें देखने को मिलता है। बिल को ड्राफ्ट करते समय ना, पब्लिक बिल के अंदर जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो लॉ डिपार्टमेंट के साथ भी कंसल्ट करता है,
पर प्राइवेट मेंबर के बिल के अंदर ये सब नहीं होता। जो बंदा यहाँ पे बिल ला रहा है ना, वही सारा का सारा काम यहाँ पे देखेगा। अब ध्यान रखने वाली बात यह है, जैसा मैं आपको कह रहा था कि प्राइवेट मेंबर बिल बहुत ही कम पास होता है, तो दरअसल में अगर आप नोटिस करोगे पिछली बार जो प्राइवेट मेंबर बिल जो दोनों सदनों के द्वारा पास किया गया था, वो था आपका 1970 के अंदर। ठीक है। एट द सेम टाइम वो बिल कौन सा था? सुप्रीम कोर्ट बिल आपका 1968 का। टोटल आज तक 14 प्राइवेट मेंबर बिल्स इस तरह से पास हुए हैं। ठीक है, जिनमें से 5 इंट्रोड्यूस हुए थे राज्यसभा के अंदर। ये उनके कुछ एग्जांपल भी देख सकते हो। प्रोसीडिंग ऑफ लेजिस्लेचर 1956, सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 1964, और आपका इंडियन पीनल कोड बिल 1967। ये कुछ इंपॉर्टेंट बिल्स आपने नोटिस किए होंगे जो प्राइवेट मेंबर्स बिल्स के द्वारा बने, इन दी एंड एक एक्ट की तरह हमारे सामने आए हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा आसियान के बारे में। दोस्तों, जब मैं बात करता हूँ आसियान की, तो दरअसल में हम इसका डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर जी, उन्होंने ये जो बोला है आसियान जो है ना, वो इंडिया की एक्टिव पॉलिसी और साथ साथ इंडिया का जो इंडो पैसिफिक विजन है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। आसियान की बात करें तो आज के समय यहाँ पर हमें 10 देश देखने को मिल जाएंगे। हालांकि 11वां देश भी इस प्रकार बनने जा रहा है, पर अभी टोटल यहाँ पे 10 ही देश आपको देखने को मिल जाएंगे, जिनके नाम आप यहाँ पे देख पाओगे: ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। दरअसल में जब इसकी स्टार्ट होती है ना 1967 के अंदर, तो उस समय बस इसके 5 ही मेंबर थे: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। फिर बाद में इसके और मेंबर्स जुड़ते गए। पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसको बनाया गया था बाय बैंकॉक डेक्लेरेशन, तो इसी वजह से इसको फॉर्म किया गया था बैंकॉक थाईलैंड के अंदर। सेक्रेटेरिएट इसके आपको जकार्ता इंडोनेशिया में देखने को मिल जाता है। आसिया का मोटिव है दैट इज वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। बात करें इसके मैकेनिज्म की कि कैसे यहाँ पे इसकी फंक्शनिंग होती है, तो हर साल एक आपको एनुअल मीटिंग इसकी देखने को मिल जाएगी जहां पर पॉलिसी डायरेक्शंस को देखा जाता है। फिर एक यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल देखने को मिलती है, जो इसके आपके एग्रीमेंट्स हुए, जो डिसीजंस हुए, उनको इंप्लीमेंट करने के काम को देखा जाता है। साथ ही साथ सेक्रेटेरिएट जो कि डेली फंक्शनिंग को आप यहाँ पे आप फैसिलिटेट करता है। इसके अलावा आसियान का एक रीजनल फोरम भी है जहां पर आपस में कुछ मुद्दों के ऊपर डिस्कशंस यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। जो भी डिसीजन लिया जाता है इन दी एंड वो आपका कंसल्टेशन एंड कंसेंसस के बेसिस के ऊपर ही लिया जाता है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे आपको आसियान नेशन, ठीक है ना, उनके बारे में पता होना चाहिए। बेसिकली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, उनका जो 10 कंट्रीज का एक ग्रुप हमें देखने को मिलता है। राइट। नेक्स्ट दोस्तों हमारा टॉपिक है पुबर्टी ब्लॉकर्स के बारे में। दरअसल में एलोन मस्क ने क्या कहा है कि उसका जो ट्रांसजेंडर चाइल्ड था ना, वो बेसिकली इट वाज फिगरेटिवली किल्ड बाय वोक माइंड वायरस आफ्टर बीइंग ट्रिक्ड इनटू यूजिंग पुबर्टी ब्लॉकर्स। पहले मैं आपको इसका ना पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इस मुद्दे को भी मैं समझाऊंगा कि आखिर हुआ क्या था। दरअसल में आप लोग ना प्यूबर्टी समझते होंगे, जब एक बच्चे की बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आने लग जाते हैं, फिजिकल चेंजेस, वो कब आते हैं? प्यूबर्टी के समय के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक लड़के की बात करूं, तो आप जानते होंगे कि जैसे ही थोड़ा मेच्योरिटी आने लगती है तो बॉडी के ऊपर फेस के ऊपर हेयर ग्रोथ हो गया, बॉडी की हेयर ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। प्लस एट द सेम टाइम आवाज जो होती है वो डीप होने लग जाती है। इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आपके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, उनका भी हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं फीमेल्स की, तो फीमेल्स के अंदर भी हमें जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो गया, मेंस्ट्रुएशन हो गया, ये सब चीजें हमें प्यूबर्टी के समय देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब कई जगह पता क्या होता है, कई केसेस में क्या होता है, कई बच्चों को ये केसेस आते हैं जिनको हम बोलते हैं प्रीकॉकियस प्यूबर्टी। इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो बच्चे की बॉडी है ना, चाहे मेल हो या फीमेल हो, वो बहुत जल्दी चेंज होनी स्टार्ट हो जाती है। मान लो लड़कियों के केस में 8 साल से पहले ये सब चीजें होने लग जाए, या लड़कों के केस में 9 साल की उम्र से कम एज में ये चीजें होने लग जाए, तो उस केस में पता क्या होता है, उस केस में अक्सर ना दवाइयां खाई जाती हैं जिनको हम बोलते हैं प्यूबर्टी ब्लॉकर्स। ये थोड़ा डिले कर देते हैं प्यूबर्टी को। एक्चुअल में क्या होता है, ये मेडिसिन होती हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। बेसिकली जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं ना, उनकी प्रोडक्शन को रोक दिया जाता है, और वो प्रोडक्शन को रोक दिया गया तो एक तरह से आपने प्यूबर्टी को यहाँ पे डिले कर दिया। तो इस तरह से आपके जो शॉर्ट होते हैं वो आपका मंथली बेसिस पे या हर तीसरे महीने या हर छठे महीने आपको मेडिकेशन लेनी पड़ती है। फिर एट द सेम टाइम उसके साथ ही साथ कई बार इम्प्लांट्स वगैरह भी प्लेस किए जाते हैं अपर आर्म की स्किन के ऊपर। तो ये कुछ प्रोसेस होता है जिसकी वजह से प्यूबर्टी को रोका जाता है। अभी यहाँ पर क्या हुआ ना, इसका जो ट्रांसजेंडर चाइल्ड था उसको भी यहाँ पर इस तरह प्यूबर्टी ब्लॉकर्स दिए गए, जिस वजह से उसकी बाद में यहाँ पे हमें डेथ देखने को मिल जाती है। तो ये मुद्दा तो हमारे लिए पॉइंट नहीं है, पर ये प्यूबर्टी ब्लॉकर आखिर हो क्या होता है, कैसे कैसे यहाँ पर प्यूबर्टी को डिले किया जाता है, ये कुछ पॉइंटर्स आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं।
नेक्स्ट दोस्तों हमारा टॉपिक रहेगा यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एट रिस्क। देखो पिछले दिनों के अंदर ना हमने यहाँ पे चराइदियो मोइदाम का डिस्कशन किया कि कैसे उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया, पर यहाँ पर एक वर्ड मैंने और डाल दिया, दैट इज एट रिस्क। रिस्क का मतलब क्या होता है? रिस्क का मतलब है कि कुछ रिस्क में है, कुछ डेंजर में है, कुछ खतरे में है। बिल्कुल सही बात है। तो एक्चुअल में हुआ क्या था ना, एक लिस्ट मेंटेन करी जाती है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के द्वारा, दैट इज लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर। एक्चुअली में आपकी वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के अंदर जो आर्टिकल 11.4 है ना, उसके माध्यम से इसको स्टैब्लिश किया गया कि कुछ एक ऐसी साइट्स है जो बहुत ज्यादा थ्रेट फेस कर रही हैं, एंड उसके संभालने के लिए बहुत ज्यादा हमें इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की जरूरत है। अब आप लोग जानते होंगे ना यार, जब हम बात करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की, तो या तो आपको नेचुरल हेरिटेज साइट्स देखने को मिलती हैं, या आपको कल्चरल हेरिटेज साइट्स देखने को मिल जाती हैं, या आपकी मिक्स्ड साइट्स आपको देखने को मिल जाती है। अगर मान लो कोई नेचुरल हेरिटेज साइट है एंड वहां पर आपको बहुत सारे स्पीशीज देखने को मिलते हैं, पर आपने नोटिस किया यार एंडेंजर्ड स्पीशीज में तो बहुत ज्यादा कमी देखने को मिल गई, वहां की जो नेचुरल ब्यूटी है उसमें बहुत ज्यादा कमी देखने को मिल रही है, या साइंटिफिक वैल्यू लॉस हो गई है क्योंकि लोग वहां पे सब चीजें काट रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, वहां पे पेड़ों को काटा जा रहा है, तो क्या वो नेचुरल साइट रहेगी? नहीं रहेगी। तो इस वजह से नेचुरल साइट को फिर वो बोलते हैं कि दिस इज अ नेचुरल साइट एट रिस्क, अभी प्रोटेक्ट कर लो वरना अपने आप में बहुत ज्यादा खतरा बढ़ जाएगा। उसी तरह से बात करें कल्चरल साइट्स की, तो वहां पर भी यार जैसे कुछ भी हो सकता है, मान लो मटेरियल का आपके डिटोरिएशन हो गया, स्ट्रक्चर का डिटोरिएशन हो गया। जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लो कल को अजंता केव्स के अंदर कुछ गड़बड़ हो गई कि वहां पे सारे स्ट्रक्चर्स को तहस नहस हो गया, तो उस केस में हमें इसको रिस्क में डालना ही पड़ेगा ना। इसी तरह से होता है कि कल्चरल साइट्स के अंदर ऐसा कुछ हो जाए कि हिस्टोरिकल ऑथेंटिसिटी खत्म हो जाए, तो उसके इसमें उसको लिस्ट में डाल दिया जाता है, इसकी रिस्क वाली लिस्ट के अंदर। प्लस एट द सेम टाइम कुछ और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो गया, कुछ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, इस तरह की चीजें हो रही होती है ना, तो उस केस में यहाँ पर उनको रिस्क वाली लिस्ट के अंदर डाल दिया जाता है। अब मुद्दा पता क्या है, अब आप जो जानते होंगे कि यार जो हमारा हमास और आपका इसराइल और हमास है, इसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, राइट। तो दरअसल में हमारे सामने ना एक कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है जिसका नाम क्या है, सेंट हिलेरियन कॉम्प्लेक्स। इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स को ना यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट एट रिस्क में डाल दिया गया है। क्यों? क्योंकि देखो गाजा के अंदर इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहां पे लड़ाई चल रही है इतनी ज्यादा। अब इतने मैसिव लेवल के ऊपर लड़ाई चलेगी तो ये जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसको भी तो खतरा बढ़ गया है। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो चीज है ना सेंट हिलेरियन कॉम्प्लेक्स, इसके बारे में हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। आपको ध्यान में रखना है, ये आपको गाजा पट्टी के अंदर देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तेल एल अमर नियर दायर अल्बा ये जगह का नाम है, मतलब यहाँ पर आपको गाजा पट्टी के अंदर जगह देखने को मिलती है। वहां पर आपको एक क्रिश्चियन मोनेस्ट्री देखने को मिल जाएगी जिसका नाम क्या है, सेंट हिलेरियन कॉम्प्लेक्स। इसको फाउंड किया गया था अराउंड 340 सीई के आसपास। अब आप पूछेंगे सर आखिर ये है क्या, मतलब ये क्या है, इस जगह के बारे में इतना क्या खास है कि इसको यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया? दरअसल में ना ये जो वर्ड आया हिलेरियन, ये जो सेंट हिलेरियन की बात कर रहा था, ये पर्सन का ही नाम है। इसी पर्सन के द्वारा यहाँ पर इस साइट को फाउंड किया गया। एक्चुअल में होता ये है ना कि ये जो पर्सन था अपने आप में बहुत कम उम्र के अंदर, लगभग 15 साल की उम्र में ये पर्सन मौत बन जाता है, ठीक है ना। और आसपास के लोगों के अंदर इसका बहुत सारे लोग इसको मानने लग गए, इसके आसपास आने लग गए, इससे मतलब इसकी टीचिंग्स को सुनने के लिए, इसकी बातें सुनने के लिए, इससे बहुत कुछ सीखने के लिए। आने वाले समय में ऐसा देखा गया कि बाद में इसके फॉलोअर्स ना सिर्फ उस आसपास के रीजन्स के नहीं बल्कि दुनिया भर से यहाँ पे आने लग गए, जो कि इनकी लाइफस्टाइल से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। फिर वहां पे वो रहने लग गए, तो अकॉर्डिंगली इस जगह का ही हमने ना, इस जगह के ऊपर आपको बहुत सारे आज के समय चर्च वगैरह देखने को मिल जाते हैं, कुछ और कॉम्प्लेक्सेस हो गया, कुछ आपको मोजाइक्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, जिस वजह से ये जो पूरी मोनेस्ट्री है ना, ये मिडल ईस्ट की वन ऑफ द लार्जेस्ट मोनेस्ट्री यहाँ पे मानी जाती है। इसी वजह से यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। बहुत सारे आपको जैसे मैं बता रहा था, चर्च हो गया, कॉम्प्लेक्सेस हो गया, ये सब देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। एक 1999 में आपको अर्थक्वेक देखने को मतलब अर्थक्वेक देखने को मिलता है एक उससे पहले, बट उसके बाद इसको काफी डिस्ट्रक्शन हो जाता है, फिर साइट को रीडिस्कवर किया गया 1999 के अंदर, ठीक है ना। एक्चुअली अर्थक्वेक आया था 7th सेंचुरी के अंदर, उसकी वजह से डिस्ट्रक्शन हो गया, पर 1999 के अंदर इसको यहाँ पे रीडिस्कवर किया गया। बाकी बहुत सारे ट्रैवलर्स जो है वो यहाँ पर सजेस्ट करते हैं कि ये जो आपके मोनेस्ट्री का जो प्रेयर हॉल है उसको शायद ऑक्यूपाई किया गया बाय मॉस्क ऑफ अल खिदर, ऐसा भी यहाँ पे माना जाता है। तो बहुत डिटेल में तो देखो नहीं जाना क्योंकि ये इंडिया की वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, पर क्योंकि ये न्यूज में है, रशिया यूक्रेन के साथ साथ आपका इसराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट भी न्यूज में रहता है, तो ये चीज थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए। एंड प्लस आपका डेंजर वाली चीज जो है ना कि रिस्क में क्यों है, ये सब चीजें भी आपको एक आइडिया होना चाहिए। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक रहेगा हाई कोर्ट जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में।
एक्चुअल में क्या है, यूनियन लॉ मिनिस्टर जी ने पार्लियामेंट में बोला है कि 219 प्रपोजल्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस अक्रॉस द कंट्री आर इन वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोसेसिंग, यानी कि 219 प्रपोजल्स के ऊपर यहाँ पे चर्चा चल रही है। एक्चुअल में होता क्या है ना, जब मैं बात करता हूँ हाई कोर्ट जजेस की अपॉइंटमेंट की, तो आर्टिकल 217 में आपको देखने को मिलेगा कि जजेस जो होते हैं हाई कोर्ट के, उनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट जी के द्वारा आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट। एक्चुअल में ना आप थोड़ा सा इस बात को समझने की कोशिश करना, ये जो पूरा प्रोसेस है ना, दरअसल में कोलिजियम सिस्टम के थ्रू आता है। अब आप जानते होंगे कि जब मैं बात करता हूँ कोलिजियम की, तो कोलिजियम कहीं संविधान के अंदर तो मेंशन है नहीं, आपकी जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है उसके थ्रू यहाँ पे हमें इवॉल्व होता हुआ कोलिजियम देखने को मिल जाएगा। जब मैं बात करता हूँ हाई कोर्ट जजेस की, तो उस केस में आप लोग जानते होंगे कि कोलिजियम के अंदर आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड साथ ही साथ 2 सीनियर मोस्ट जजेस आपको देखने को मिल जाएंगे, राइट। जब वैसे अगर हम बात करें अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस की, उस केस में तो आप जानते होंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ साथ आपको 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज देखने को मिलते हैं, पर जो हाई कोर्ट कोलिजियम की बात होती है ना, वहां 2 सीनियर मोस्ट जजेस हमें देखने को मिल जाते हैं। उसके साथ ही अगर मैं बात करूं, तो जो भी यहाँ पर प्रपोजल्स वगैरह आते हैं, फिर रिकमेंडेशन भेजा जाता है चीफ मिनिस्टर को, जो एडवाइस करते हैं गवर्नर को, एंड अकॉर्डिंगली वो फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं आपकी यूनियन लॉ मिनिस्टर को। तो जो भी यहाँ पर रिकमेंडेशन दी गई है, ठीक है ना, तो अकॉर्डिंगली वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम तक जाते हैं उनके एडवाइस के लिए, एंड जो भी रिकमेंडेशन होती है सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम की, यहाँ पे मैंडेटरी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बाकी अगर हम बात करें, तो चीफ जस्टिस जो होते हैं हाई कोर्ट के, उनको जनरली ऐसा देखा गया है कि रिस्पेक्टिव स्टेट से बाहर उनको यहाँ पे अपॉइंटमेंट हमें देखने को मिल जाती है। इनके यहाँ पे जजेस का कुछ क्राइटेरिया आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे कि जो कैंडिडेट होना चाहिए डेफिनेटली इंडियन सिटीजन होना चाहिए, मिनिमम एज 35 साल की होनी चाहिए, एट द सेम टाइम जो जुडिशियल एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम 10 साल एक्सपीरियंस एज अ जज इन सबॉर्डिनेट कोर्ट, या फिर आपका 10 साल का प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट इन हाई कोर्ट होना चाहिए। इसके साथ साथ जो ओथ ली जाती है ना, दे टेक द ओथ बिफोर द स्टेट्स गवर्नर, या उनके द्वारा जो भी रिप्रेजेंटेटिव को डेजिग्नेट किया जाता है। बाकी जो ड्यूरेशन होती है वो अंटिल द एज ऑफ 62 ईयर्स होती है। अगर रिजाइन करना हो तो प्रेसिडेंट साहब को रिजाइन करेंगे, एंड एट द सेम टाइम जो रिमूवल होता है वो प्रेसिडेंट जी के द्वारा किया जा सकता है बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट, ठीक है ना। जजेस अगर अपनी पोजीशंस को विकेट करते हैं वो तो तब करते हैं या किसी और हाई कोर्ट उनका ट्रांसफर हो जाए, या फिर उनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपॉइंटमेंट कर दिया जाए। अब आपको जो एक बात ध्यान में रखनी है ना, कि हाई कोर्ट जजेस की सैलरीज के बारे में, दरअसल में ना अगर इनकी हाई कोर्ट जजेस की जो सैलरीज होती है, वो सैलरीज दरअसल में चार्ज होती हैं ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ हाई कोर्ट जजेस की सैलरी की। उसी तरह से अगर मैं बात कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट जजेस की सैलरी की, तो दरअसल में वो चार्ज होती है आपके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर। पर अगर मैं बात करूं पेंशन की, और पेंशन में किसकी, दोनों की, चाहे हाई कोर्ट की हो या सुप्रीम कोर्ट की, ये आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर ही यहाँ पे चार्ज रहती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि हाई कोर्ट जजेस की सैलरी जो है वो स्टेट के ऊपर, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के ऊपर चार्ज है। आपकी सुप्रीम कोर्ट जजेस की सैलरी वो आपकी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर चार्ज है। पर पेंशन किसी की भी हो, यहाँ पर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर यहाँ पे आपको चार्ज देखने को मिल जाएगी। देखो इनकी जो भी टर्म्स ऑफ कंडीशन होती है उनको कभी ऑल्टर नहीं किया जा सकता टू देयर डिसएडवांटेज, एक्सेप्ट ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी जब आर्टिकल 360 लगता है ना, उस समय ये चीज करी जा सकती है, पर अदरवाइज नहीं करी जा सकती। समय समय के ऊपर इनकी सैलरीज अपडेट भी की जाती है, उनको एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं, प्लस एट द सेम टाइम इनको मंथली पेंशन भी मिलती है एज पर द 50% ऑफ द लास्ट ड्रॉन सैलरी। तो ये कुछ पॉइंटर्स है जो आपको यहाँ पे जानने चाहिए थे। देखो अब नया वीक स्टार्ट हो चुका है। अब इस हफ्ते के अंदर हम अपने हिस्ट्री के काफी सारे क्वेश्चंस डिस्कस किया करेंगे। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन हिस्ट्री के कॉरस्पॉन्डिंग, इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। एंड दूसरा आपको होमवर्क ये रहेगा, इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर मुझे आप नीचे कमेंट्स में बताइएगा। इसके अलावा सैटरडे मैंने जो होमवर्क दिया था उसकी बात करूं, तो यहाँ पर कह रहा है कि आपके जो आरबीआई गवर्नर होते हैं वो बैंक बोर्ड ब्यूरो के चेयरमैन होते हैं। ये स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल गलत हो जाती है। दरअसल में ना बैंक बोर्ड ब्यूरो को बनाया गया था ताकि आपके जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जो भी चेयरमैन वगैरह हैं, उनके हेड्स हैं, उनको यहाँ पे रिकमेंड किया जा पाए। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। प्लस एट द सेम टाइम पब्लिक सेक्टर बैंक्स को ये बताते भी हैं कि आप अपने आप को कैसे बेहतर कर सकते हो, कैसे कैपिटल रेज किया जा सकता है, ऑल दोस थिंग्स। इनके गवर्नर ऐसे ये सब नहीं होता कि आरबीआई के गवर्नर है, इनको अलग से यहाँ पे अपॉइंटमेंट उनका किया जाता है, जो आपके गवर्नर आपके चेयरमैन होते हैं बैंक बोर्ड ब्यूरो के। अब ध्यान में रखने वाली बात यह है कि बैंक बोर्ड ब्यूरो को ना दरअसल में रिप्लेस कर दिया गया है बाय एफएसआईबी, यानी कि फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो। एक्चुअल में दिल्ली हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया था जिसके माध्यम से ये बताया गया था कि बैंक बोर्ड ब्यूरो इनकॉम्पिटेंट है, या रादर आई शुड से इनकॉम्पिटेंट नहीं बोलना चाहिए, और उनके पास पावर्स नहीं है जो आपके इंस्टीट्यूट आपके इंश्योरेंस वाली कंपनीज होती है उनको अपॉइंट करने की।
फिर बाद में एफएसआई भी बना दिया गया एंड अब यहाँ पे सारी चीजें सही चल रही हैं। तब ऑप्शन नंबर बी 2 एंड 3 ओनली विल बी द करेक्ट आंसर। दूसरा आपका होमवर्क था विद रिगार्ड्स टू ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना, यहाँ पर स्टेटमेंट 2 आपकी गलत है। ये जो सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि संविधान के अंदर ऐसा मेंशन किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपके डायरेक्शन इश्यू कर सकता है आरबीआई को पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर, ये बात गलत है। आप लोगों ने संविधान पढ़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाई है, उसमें कहीं भी ऐसा जिक्र होता नहीं है। दरअसल में आरबीआई एक्ट के अंदर ये चीज मेंशन करी गई है। तो सेकंड गलत है। बाकी पहला ठीक है कि गवर्नर जी को जो आरबीआई के होते हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है, प्लस एट द सेम टाइम गवर्नर जो होते हैं वो आरबीआई एक्ट से अपनी पावर ड्रॉ करते हैं। तो ऑप्शन सी 1 एंड 3 ओनली विल बी द करेक्ट आंसर। इसके अलावा आपका आज का होमवर्क ट्रू एंड फॉल्स के अंदर ये 3 स्टेटमेंट्स रहेंगी, इनका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं हेमा कमीशन रिपोर्ट की बात करें तो डिजिटल पेमेंट के लिए नहीं है, सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर यहाँ पे इनकी रिपोर्ट आई है। तो पहला आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। रिवर कावेरी की बात करें तो महाबलेश्वर से नहीं बल्कि आपका ब्रह्मगिरी जो रेंज है ना वेस्टर्न घाट्स के अंदर, वहां से ओरिजिनेशन है। तो सेकंड आपका गलत हो जाएगा। बाकी पॉश एक्ट डेफिनेटली विशाखा गाइडलाइंस को लेजिस्लेटिव बैकिंग देता है, ये स्टेटमेंट अपने आप पे बिल्कुल ठीक है। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।